कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बस कुछ ही दिनों का मेहमान होता है? जैसे नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि रोज सुबह 5 बजे उठेंगे और पहले हफ्ते के बाद ही अलार्म स्नूज पर चला जाता है। या सोचते हैं कि आज से 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन 15 मिनट बाद ही फोन हाथ में होता है। ना, ये तो बहुत होता है। डेडलाइन सामने दिख रही होती है, पर हम कहते हैं चलो कल से पक्का। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सब मतलब कभी ना कभी तो फंसे ही हैं। बिल्कुल। जोश से शुरू करते हैं और फिर फुस। ऐसा होता क्यों है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, द डिसिप्लिन मेथड नाम की एक सोच के जरिए। इसकी एक बहुत ही मजबूत और शायद थोड़ी अजीब लगने वाली धारणा है। अनुशासन पैदा नहीं होता, बनाया जाता है एक मेथड से। आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी मेथड के पीछे के मुख्य सिद्धांतों को समझना है और ये देखना है कि क्या ये वाकई काम करता है। और ये मेथड सीधे सीधे उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है जिसे सुनकर हम बड़े हुए हैं कि अनुशासन के लिए इच्छा शक्ति मतलब विल पावर सबसे जरूरी है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अगर आप में विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड कहता है कि विल पावर पर निर्भर रहना वो रेत पर महल बनाने जैसा है। तो आज की बातचीत का लक्ष्य यही पता लगाना है कि अपनी विल पावर पर भरोसा करने के बजाय एक भरोसेमंद सिस्टम बनाना ज्यादा कारगर क्यों हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। इस मेथड का पहला और सबसे जरूरी नियम यही है, अनुशासन एक भावना या इमोशन नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन हम अक्सर यही गलती करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हम काम करने के लिए मूड या प्रेरणा का इंतजार करते हैं। सोचते हैं कि जब अंदर से आवाज आएगी तब पढ़ लेंगे, जब जोश महसूस होगा तब जिम चले जाएंगे। और यही सबसे बड़ी भूल है। सोचिए, अगर किसी कंपनी का सीईओ अपने मूड के हिसाब से फैसले ले तो क्या वो कंपनी चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन उसका मूड अच्छा हो वो बड़े बड़े सौदे कर ले और जिस दिन खराब हो उस दिन ऑफिस ही ना आए। जाहिर है वो कंपनी डूब जाएगी। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। भावनाएं और मूड तो लहरों की तरह होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। उन पर भरोसा करके कोई लंबी यात्रा तय नहीं की जा सकती। लेकिन एक सिस्टम लंगर की तरह होता है। वो स्थिर रहता है, चाहे भावनाओं का तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो। किताब की एक पंक्ति इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है, मूड बदलता रहता है, सिस्टम स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिस्टम बनाने के लिए शुरुआत में थोड़ी विल पावर की जरूरत नहीं होती? मतलब बिना किसी इच्छा शक्ति के तो कोई सिस्टम बनाने बैठेगा ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल, एक बीज बोने के लिए तो मेहनत लगती है। सिस्टम को बनाने और उसे अपनी जगह पर सेट करने के लिए शुरुआती इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। लेकिन फर्क सोच का है। यहाँ लक्ष्य ये नहीं है कि आप अपनी विल पावर को हर दिन इस्तेमाल करें, बल्कि लक्ष्य ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना दें जो कुछ समय बाद ऑटो पायलट पर चलने लगे। अच्छा। ताकि आपकी विल पावर की जरूरत कम से कम पड़े। सिस्टम का काम ही विल पावर को बचाना है, उसे खर्च करना नहीं। समझ गई। मतलब विल पावर एक चिंगारी की तरह है जो आग शुरू करती है, लेकिन सिस्टम वो लकड़ियां हैं जो आग को जलाए रखती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम बनता कैसे है? इसकी पहली ईंट क्या है? इसकी पहली और सबसे मजबूत ईंट है आपका माहौल, यानी एनवायरनमेंट। किताब का दूसरा नियम कहता है, एनवायरनमेंट हमेशा जीतता है। इसे विल पावर और एनवायरनमेंट की लड़ाई समझिए। अगर आप डाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके किचन की टेबल पर हमेशा कुकीज का जार रखा रहता है, तो मुश्किल तो होगी। तो एक न एक दिन आपकी विल पावर हार जाएगी और आप वो कुकी खा लेंगे। एनवायरनमेंट जीत जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर फ़ोन पास में पड़ा है और लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह फोकस नहीं कर सकता। लेकिन असल ज़िंदगी में अपने माहौल पर हमारा पूरा कंट्रोल तो होता नहीं है। अगर कोई परिवार के साथ रहता है या एक व्यस्त ऑफिस में काम करता है, तो डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे ही। ऐसे में क्या करें? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इसका जवाब है, जितना हो सके अपने माहौल को डिजाइन करें। आप शायद अपने परिवार को शांत रहने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन आप नॉइस कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शायद ऑफिस में अपने क्यूबिकल को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को साफ रख सकते हैं और फालतू के टैब्स बंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रोल हमारे डिजिटल माहौल पर होता है। अपने फोन में से उन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए जो आपका समय बर्बाद करते हैं, या उन्हें किसी फोल्डर के अंदर छिपा दीजिए।
जब बुरी आदत को पूरा करना मुश्किल हो जाता है और अच्छी आदत को अपनाना आसान, तो अनुशासन अपने आप आने लगता है। माहौल को ठीक करने के बाद अगला कदम आता है आदतों पर काम करना। ये मेथड कहता है कि आदतों को एक मांसपेशी यानी मसल की तरह ट्रेन करना चाहिए। और इसका एक बड़ा मजेदार सिद्धांत है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी, मतलब निरंतरता तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक दिन में 10 घंटे जिम जाने से बेहतर है कि हर दिन 20 मिनट जाया जाए। पर हम सब तो इसका उल्टा ही करते हैं। वही तो, हम सोचते हैं कि एक ही दिन में पहाड़ तोड़ देंगे। नतीजा ये होता है कि हम थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और अगले दिन कुछ नहीं करते। ये मेथड हमें सिखाता है कि छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दो। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो ये मत सोचिए कि मुझे आज 10 पेज लिखने हैं। खुद से कहिए कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए लिखना है। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट। अगर ध्यान लगाना है तो 1 घंटे का लक्ष्य मत रखिए, सिर्फ 2 मिनट का रखिए। लेकिन क्या सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट से कोई फर्क पड़ेगा? ये तो बहुत मामूली लगता है। शुरू में ये मामूली ही लगेगा, लेकिन इसका असली मकसद परिणाम हासिल करना नहीं, बल्कि पहचान बनाना है। पहचान बनाना? हाँ, जब आप रोज 2 मिनट ध्यान करते हैं, तो आप खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो ध्यान करता है। जब आप रोज 5 मिनट लिखते हैं, तो आप एक लेखक की पहचान बना रहे होते हैं। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमारी आदतों को स्टील की तरह मजबूत बना देती हैं। अच्छा। और एक बार जब आदत बन जाती है, तो 2 मिनट को 5 मिनट और 5 मिनट को 15 मिनट करना बहुत आसान हो जाता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। माहौल और छोटी आदतों के बाद इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी आती है रूटीन। किताब में एक बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल किया गया है। अगर अनुशासन एक पेड़ है, तो रूटीन उसकी जड़ है। और इसमें 4 जरूरी रूटीन बताए गए हैं: मॉर्निंग रूटीन, वर्क रूटीन, इवनिंग रूटीन और डिजिटल रूटीन। ये चारों एक मजबूत चेन की तरह काम करते हैं। मॉर्निंग रूटीन यानी सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप सुबह उठकर फोन चेक करने के बजाय 10 मिनट कसरत करते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत एक जीत से करते हैं। वर्क रूटीन आपको दिन के उस समय को बचाने में मदद करता है जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ताकि आप उस समय में सबसे जरूरी काम कर सकें। और इवनिंग रूटीन, अक्सर लोग दिन खत्म होने पर बस थककर सो जाते हैं। इसकी क्या अहमियत है? इवनिंग रूटीन शायद सबसे कम आंका जाने वाला लेकिन सबसे जरूरी रूटीन है। ये अगले दिन की तैयारी है। अपनी अगले दिन के कपड़े निकालना, अपना बैग पैक करना या अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लेना। ये सब करने से सुबह की हड़बड़ी और तनाव कम हो जाता है। और आखिर में डिजिटल रूटीन, जो आज के समय में शायद सबसे जरूरी है। हाँ, वो तो है। ये तय करता है कि आप टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। जैसे रात 10 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं, या दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया। जब ये रूटीन स्थापित हो जाते हैं, तो जीवन अपने आप पटरी पर आ जाता है और आपको हर छोटे मोटे फैसले के लिए अपनी विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती। ये सब कुछ बनाने के लिए सिस्टम, माहौल, आदतें, रूटीन, समय और ऊर्जा तो लगेगी ही। और आज की दुनिया में समय ही तो सबसे कीमती चीज है। तो ये समय आएगा कहाँ से? अब आपने उस नस पर हाथ रखा है जो सबसे ज्यादा दुखती है। हाँ। और यहीं पर किताब का सबसे प्रैक्टिकल सबक आता है, नो की कला। किताब में एक बहुत शक्तिशाली विचार साझा किया गया है। हर नो आपके लक्ष्य के लिए एक यस है। इसे थोड़ा और समझाइए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ना कहना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि हम लोगों को नाराज कर देंगे या कोई मौका गवा देंगे। बिल्कुल। लेकिन सोचकर देखिए, जब आप फालतू की स्क्रोलिंग को ना कहते हैं, तो आप असल में अपनी किताब पढ़ने या अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ कह रहे होते हैं। सही बात है। जब आप देर रात तक दोस्तों के साथ बेवजह की गपशप को ना कहते हैं, तो आप अपनी 8 घंटे की नींद और अगले दिन की ताजगी के लिए हाँ कह रहे होते हैं। जब हम उन कामों को ना कहते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, तो हम उन लक्ष्यों के लिए हाँ कह रहे होते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं। तो ये एक त्याग नहीं है? नहीं, ये कोई त्याग नहीं है। ये अपने भविष्य के लिए एक समझदारी भरा निवेश है। ना कहना एक स्किल है, और जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करते हैं, हमारा अनुशासन उतना ही मजबूत होता जाता है। ठीक है। अब तक हमने सिस्टम के बाहरी हिस्सों की बात की, माहौल, आदतें, रूटीन। लेकिन किताब में एक और गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव का जिक्र है, जिसे वो सबसे बड़ा रहस्य कहती है। ये है पहचान आधारित अनुशासन।
अरे ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे जिम जाना है सोचने के बजाय मुझे सोचना चाहिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। बिल्कुल, यही है वो सबसे बड़ा बदलाव, क्योंकि हमारा व्यवहार हमेशा हमारी पहचान के अनुरूप होने की कोशिश करता है। अच्छा। हमारा दिमाग विरोधाभास पसंद नहीं करता। अगर कोई खुद को एक ईमानदार इंसान मानता है तो उसके लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे अंदर से बेचैनी होती है। ये है। इसी तरह अगर आप खुद को एक अनुशासित या समय पर काम करने वाला इंसान मानने लगते हैं तो टाल मटोल करना आपके लिए स्वाभाविक नहीं रह जाता। किताब का सिद्धांत है बी द पर्सन बिफोर बिकमिंग द पर्सन, यानी वो इंसान बनने से पहले उस इंसान की तरह सोचना और महसूस करना शुरू करें। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें अपने आप उसे फॉलो करने लगती हैं। ये व्यवहार बदलने का सबसे टिकाऊ तरीका है। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। तो अगर पहचान वो क्यों है जो हमें प्रेरित करती है, तो इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। वो कैसे है जो एक्शन को मुमकिन बनाता है। किताब का अंतिम सिद्धांत है घर्षण कम करो, एक्शन आसान बनाओ। अक्सर हम अनुशासन का मतलब समझते हैं मुश्किल काम करना, खुद को तकलीफ देना, लेकिन ये मेथड कहता है कि असली अनुशासन मुश्किल काम को आसान बनाने में है। और ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम इंसानों का दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। हाँ, तो क्यों ना अच्छे कामों के रास्ते को ही आसान बना दिया जाए। अगर जिम घर से बहुत दूर है तो जाने की संभावना कम हो जाती है। सही बात। तो पास वाला जिम ज्वाइन करो, ये घर्षण कम करना है। अगर सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही अपने जूते और कपड़े निकाल कर रख लो। अगर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल लगता है तो खुद से कहो कि सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये एक्शन को आसान बनाना है। अच्छा। जब किसी काम को करने का रास्ता आसान हो जाता है तो उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत कम पड़ती है। किताब कहती है एक्शन इजी, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक। एक्शन इजी इक्वल्स डिसिप्लिन ऑटोमेटिक। जब एक्शन लेना आसान हो तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे एक सिस्टम बनाकर हासिल किया जा सकता है। दूसरा, हमें अपनी चंचल इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। तीसरा, अपने माहौल को बदलो क्योंकि माहौल हमेशा हमारी विल पावर पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। और आखिर में बड़ी छलांगे लगाने के बजाय रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, अपनी पहचान बदलो और अच्छे कामों को इतना आसान बना दो कि उन्हें न करना मुश्किल लगने लगे। किताब की अंतिम पंक्तियां इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समेटती हैं। मोटिवेशन खत्म हो जाता है लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। और जाते जाते सभी के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर अनुशासन वाकई एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम खुद डिजाइन कर सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी असली सीमा हमारी इच्छा शक्ति में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम बनाने की कल्पना और रचनात्मकता में है? और अगर ऐसा है तो जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जिसे एक बेहतर, ज्यादा रचनात्मक सिस्टम से नहीं बदला जा सकता? चाहे वो रिश्ते हों, सेहत हो या करियर। सोचने वाली बात है।